रामपुर गांव में अनामिका नाम की एक चतुर महिला रहती थी। अनामिका के पति रमेश एक छोटा सा टिफिन सेंटर चलाते थे। अनामिका की सासू माँ शारदा घर पर ही रहा करती थी। वो तीनों उस घर में बिना किसी परेशानी और तनाव के खुशी खुशी रहते थे, लेकिन कभी कभी उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बस रमेश ही उस घर में जो काम करता था, इसीलिए पूरे परिवार को पूरी तरह से रमेश के वेतन पर ही निर्भर रहना पड़ता था। एक दिन शारदा अपने बेटे से कहती है, बेटा रमेश, बाहर देखो, बादल से घिरा हुआ है आसमान, बारिश होने वाली है, आज व्यापार हो पाएगा? वही तो माँ, मैं भी सोच रहा हूँ। कह रहे हैं कि चक्रवात की संभावना है। पिछले सप्ताह से सब्जियों के दरों में वृद्धि भी हुई है, किराने का सामान भी महंगा हो गया है। ऐसे में व्यापार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अजी, हम अपना दुकान हमेशा नहीं खोले रख सकते। जो आएगा वो सामान खरीद के ले जाएगा। वैसे भी दुकान खोले रखने में हमें कोई दिक्कत भी नहीं। वो तो ठीक है अनामिका, पर दुकान के सारे राशन खत्म हो चुके हैं। तेल का भाव भी बहुत बढ़ गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं किस दिन ऐसा हो कि मुझे ये टिफिन सेंटर बंद न करना पड़े। अरे पगले, तुम डरोगे तो कैसे चलेगा? तुम मेरे बेटे हो, क्या तुम्हें मेरी बुद्धि और साहस नहीं मिला? तुम इस तरह से डरोगे तो कैसे चलेगा? चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आगे ही बढ़ना है, तभी सफलता मिलेगी। अरे अनामिका, तुम कुछ क्यों नहीं कहती? अजी, आप बस इस चीज के लिए इतने दुखी क्यों है? पहले हमें दुकान खोले रखना होगा। अपनी तरफ से हमें कोशिश करनी पड़ेगी। जो है उसी से काम चलाना होगा। फिर आज जब पैसे मिलेंगे तो उससे जाके हम सामान ले आएंगे। ये हिसाब बढ़िया है, तुमने बहुत अच्छा कहा बहू। अनामिका रमेश जाके टिफिन शॉप खोल देते हैं। जो भी कुछ उनके पास सामान थे उससे कुछ कुछ बना लेते हैं। सुबह के 11 बज गए, फिर भी एक ग्राहक उनके दुकान में कुछ खरीदने के लिए नहीं आए। क्योंकि बारिश हो रही थी, इसलिए एक इंसान भी सड़क पे नहीं था। भारी बरसात के कारण जो टिफिन रमेश और अनामिका ने बनाया था वो भी खराब हो गए। वो फेंक नहीं पाए, इसीलिए वो उसे घर ले आए। उसी नाश्ते को वो दोपहर में तीनों मिलके खा लेते हैं। ये सब सोच के रमेश की आंखों से आंसू निकल आते हैं। अजी, मत रोइए, क्यों चिंता कर रहे हैं? लड़कियों के तरह क्यों रो रहे हो? आज कोई नहीं आया, पर कल जरूर कोई ना कोई आएगा। हाँ, आके क्या फायदा होगा? आज तो सारा राशन पानी खत्म हो गया। आज जो पैसे कमाते उन्हीं पैसों से कल सोचा था कि राशन लेकर आऊंगा। आज कोई नहीं आया, व्यापार गोविंदा गोविंदा हो गया। कल दुकान खोलने के लिए हमारे पास एक भी रुपए नहीं है सासू माँ। तो क्या दुकान बंद करना पड़ेगा हमें? हाँ सासू माँ। हाय भगवान, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारी जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हैं? हमें बचाइए, बचाइए। सासू माँ, चिंता मत कीजिए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। आप ज्यादा सोचेंगी तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। शांत रहिए सासू माँ, शांत। इस तरह से अनामिका शारदा और रमेश को समझाती है। अगले दिन बारिश रुक जाती है, लेकिन क्योंकि दुकान में सामान नहीं था, इसलिए रमेश दुकान नहीं खोल पाया। अनामिका और शारदा घर पे खाना पकाने के दौरान बस यही सोच रहे थे। घर पे भी खाना पकाने के लिए सब्जियां नहीं थी। अनामिका सब्जी लेने दुकान जाती है। वहाँ जो सब्जी का दुकान था, वहाँ रानी नाम की एक लड़की जो सब्जी बेच रही थी। क्या दीदी, ऐसी हालत है? हर दिन तो रमेश आते हैं सब्जियां लेने के लिए, और तुम लोगों ने टिफिन सेंटर भी नहीं खोला, क्या बात है? वो तो ठीक है, पर तुम हर दिन टिफिन लेने आती हो ना, कल तुम क्यों नहीं आई? वो कल मेरे पिताजी आने के दौरान मैगी के पैकेट ले आए थे, और मैंने उस मैगी को 2 मिनट में बना के तैयार कर लिया। और उसे बन के अंदर रख के खाओगी ना तो बहुत स्वादिष्ट लगेंगे खाने में। कोई भी खा सकता है क्या? क्या खाने में स्वादिष्ट है? हाँ दीदी, आजकल का ट्रेंड है। सभी लोग आजकल पिज्जा, बर्गर, मैगी यही सब खाना पसंद करते हैं। बारिश में गर्मा गर्म मैगी खाने में बहुत मजा आता है। मेरा छोटा भाई है ना, उसे बर्गर खाना बहुत पसंद है। वो चिकन बर्गर जरूर खाता है। कल ही तो मैं और मेरे भाई ने खाया, इसीलिए हम टिफिन सेंटर नहीं गए दीदी। ठीक है, तुम्हारा खाना तुम्हारी इच्छा। मुझे 1 किलो बैगन दे देना। ऐसा कह के अनामिका पैसे देती है और जरूरत की चीजें ले लेती है। वहाँ से चली जाती है, पर उसके दिमाग में रानी की बातें ही घूमती है। कई दिनों पहले अनामिका को याद आता है कि उसने एक बार मैगी खाया था। ये सोचकर अनामिका को एक तरकीब आती है। जैसे ही वो घर लौटती है, अनामिका वो तरकीब अपनी सासू माँ और पति को बताती है। अजी, सासू माँ,
आप दोनों को मैं अपना एक तरकीब बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैगी बर्गर बना के बेचे। ये व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, भरोसा कीजिए। हमारे पास पैसे नहीं है अनामिका, ऐसे वक्त में हम कैसे करेंगे? तुम कैसे सोच भी सकती हो? हाँ, तुम चुप रहो बेटा, उसे पता नहीं क्या हमारे पास पैसे नहीं, वो जरूर कुछ सोच के ही कह रही होगी। तुम बताओ बेटा, ये व्यापार हम कैसे करें, वो भी बिना पैसे के? मैगी बर्गर बनाने के लिए हमें ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, बस मैगी के पैकेट चाहिए और बर्गर के लिए बन चाहिए और पत्तेदार सब्जी काफी है। इस व्यापार को हम बहुत आराम से चला सकते हैं माँ जी। वो ठीक है, पर अभी मैगी बर्गर बनाने के लिए सब इंतजाम कैसे करोगी बताओ? अगर हम रानी से बात करें तो वो 1 हफ्ते का साग सब्जी उधार में दे देगी, उसी से काम हो जाएगा। और अगर कहीं से मैगी पैकेट उधार में मिल जाए, बाकी ब्रेड तो हम घर पे ही बना सकते हैं। मैं सब बंदोबस्त कर लूंगी जी। अगर आप थोड़ी सी मदद करते तो हम इस व्यापार से बहुत पैसे कमा सकते हैं। अनामिका के मैगी बर्गर के इस व्यापार में रमेश और शारदा उसे मदद करते हैं। अगले दिन से ही अनामिका अपने टिफिन सेंटर में मैगी बर्गर बेचना शुरू कर देती है। अब क्योंकि ये सब खाना लोगों का ट्रेंड बन चुका था, इसीलिए कई लोग खरीदने आते हैं। खास करके बच्चे आगे आते हैं इसे खरीदने के लिए। ऐसा तक कि माँ पिताजी से लड़ झगड़ के पैसे लेके वो मैगी बर्गर खाने आते हैं। 1 हफ्ते के अंदर ही अनामिका का व्यापार बहुत फेमस हो जाता है। आसपास के इलाकों में भी मैगी बर्गर मतलब अनामिका का नाम सुनाई देने लगा। रमेश टिफिन सेंटर बदल के अब अनामिका मैगी बर्गर सेंटर हो गया। 2 हफ्ते में ही उनकी कमाई दुगनी हो जाती है। अनामिका इस बात से बहुत खुश होती है। अनामिका, तुमने बहुत अच्छा काम किया, हमें बहुत मुनाफे हुए। मुझे पता था उसने कहा है तो जरूर करेगी, लेकिन देखो फिर बारिश होने वाली है। अगर बारिश हुई तो व्यापार और बढ़ेगी सासू माँ। बारिश में ही तो लोगों को मैगी बर्गर खाना बहुत पसंद है, आप देखते रहिए। ऐसा कह के अनामिका झुक के दुकान के बाहर देखती है। लोग वहाँ पे छतरी लेके लाइन लगा के खड़े थे। ये देखकर शारदा और रमेश जोर जोर से हंसने लगते हैं और अनामिका बहुत उत्साहित होके मैगी बर्गर बनाने में लग जाती है। वृंदावन कॉलोनी में वीना और ईश्वर नाम के एक दंपति रहते थे। वीना एक सरकारी हाई स्कूल में हेडमिस्ट्रेस के रूप में काम करती थी और ईश्वर एक निजी कॉलेज में हिंदी लेक्चरर के रूप में काम करता था। 25 साल के इस शादीशुदा जिंदगी में उनका एक बेटा था जिसका नाम था कृष्णा। उसने अपने MBA की पढ़ाई पूरी करके फाइनेंस कंपनी में मार्केटिंग ऑफिसर के तौर पे काम करता था। कृष्णा की शादी अंजलि नाम की एक लड़की से होती है। उनकी 4 साल की नूतन नाम की एक बेटी थी। उसका नर्सरी में एडमिशन कराना था, इसीलिए सभी ने मिलकर यही फैसला लिया कि उसे अनामिका स्कूल में दाखिला कराया जाएगा। अनामिका स्कूल के प्रिंसिपल रूम में वीना, अंजलि और नूतन खड़े थे। कहिए मैडम, दाखिला कराने आए हैं यहाँ? हाँ, बच्ची का नाम नूतन है, मेरी पोती है, इसकी दाखिला के लिए यहाँ आए हैं मैडम। हमें थोड़ा स्कूल के बारे में और फीस के बारे में बता दीजिए। जी बिल्कुल, मैं बताने के लिए ही तो हूँ। आपकी पोती का यहाँ दाखिला होने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो पहले हम वो सब चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत में आपको एंट्रेंस पास होना होगा, फिर मैं बाकी डिटेल्स आपको बाद में बताऊंगी। रूल रेगुलेशन, उसके बारे में हमें थोड़ा बता दीजिए। स्टूडेंट्स को अच्छे से इंग्लिश बोलना आना चाहिए, जैसे कि मम्मी, डैडी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ईटिंग फूड, ड्रिंकिंग वाटर, गोइंग टू वॉशरूम। प्रिंसिपल की ऐसी बातें सुन के सास वीना और अंजलि बहू एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। फिर प्रिंसिपल कहने लगती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैडम, बच्चों के माता पिता इंग्लिश मीडियम स्कूल में कम से कम पढ़े लिखे हो, डिग्री के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तभी हम बच्चों को हमारे स्कूल में दाखिला दे सकते हैं। प्रिंसिपल की बातें सुन के अंजलि थोड़ी सी सोच में पड़ गई। फिर वो कहने लगी, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ और मेरी अंग्रेजी बहुत ही कमजोर है। ऊपर से ग्रेजुएशन में फेल कर गई, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाए। पता नहीं कब परीक्षा लिखूंगी और कब पास कर पाऊंगी। ये कैसा स्कूल है, इसकी पढ़ाई तो मेरी जान ही ले लेगी। अंजलि जब ऐसा सोच रही थी, तब सासू माँ वीना प्रिंसिपल से कहती है, मैडम, आपके स्कूल के रूल रेगुलेशंस बहुत अच्छे हैं। अब तो सारे स्कूल में ही इस तरह के रूल लागू हो रहे हैं। मुझे पता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जब वो कह रही थी, इस बीच में बहू अंजलि कहने लगती है, सासू माँ,
अब हम चले? मैडम ने तो पूरी जानकारी दे ही दी है। एक बार जाके पिताजी और आपके बेटे से भी पूछ लेते हैं, उनका क्या कहना है, फिर हम इनके पास लौट आएंगे। रुको बहू, तुम चिंता मत करो, वैसे जब आ ही गए हैं तो सब जान लेने दो। बहू अंजलि से इस तरह कह के प्रिंसिपल की तरफ वो फिर से मुड़ती है। देखिए मैडम, मेरा बेटा MBA किया है, मेरी बहू डिग्री तक पढ़ी है, अब बताइए क्या करना है। वैसे तो हर कोई कहता है कि वो पढ़े लिखे हैं, पर हमें सर्टिफिकेट के जेरोक्स कॉपी चाहिए। उनकी बातें सुन के बहू अंजलि और एक पल के लिए वहाँ बैठ नहीं पाई। वो सीधा अपने कुर्सी से खड़ी हो गई। यहाँ जरूरत नहीं सासू माँ, हम सुने जा रहे हैं तो मैडम कुछ न कुछ कही जा रही है, हम दूसरे स्कूल में जाके बात करेंगे। चलिए तो। मिसेस अंजलि, आप किसी भी स्कूल में जाइए, वो आपसे यही बात कहेंगे। ऐसा कहने के बाद भी वो कुछ नहीं सुनी, अपनी बेटी नूतन को ली और वहाँ से हड़बड़ी में जाने लगी। उसकी ऐसी हरकत देखकर सासू माँ को थोड़ा शक हुआ। वहाँ सवाल पूछना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए वो अंजलि के साथ चुपचाप घर चली गई। नूतन अपने दादाजी ईश्वर को देख के भाग के उनके पास जाती है। दादाजी, मुझे गोदी लीजिए। इतनी मीठी बातें सुन के ईश्वर अपनी पोती नूतन को गोदी ले लेते हैं। बहू अंजलि अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है। वो उदास होकर बिस्तर पे बैठ जाती है। फिर सासू माँ वीना बहू अंजलि के पास आती है। बहू, सच बताओ तो, तुम डिग्री पास की या नहीं? नहीं सासू माँ, पास नहीं कर पाई, अभी तक क्लियर नहीं हुए। अरे बहू, तुमने हमें ठगा। शादी के वक्त जब पूछा था तो सर हिलाई थी तुमने बेटे से कहा उसे इस बारे में पता है? नहीं सासू माँ, किसी को भी नहीं पता, मैंने नहीं बताया। अब क्या करे बहू? बेटी की पढ़ाई के लिए मुझे डिग्री पास होना होगा, आपको मदद करना होगा, मैं आपकी पैर पकड़ती हूँ। ऐसा कह के बहू अंजलि सासू माँ वीना के पैर पकड़ लेती है। तब से उसके पति कृष्णा को बिना बताए सासू माँ वीना उसे प्रोत्साहन देने लगी। एग्जाम के लिए फीस भरती है, नई नई किताबें लेकर आती है। अब चूंकि कोई नॉलेज ही नहीं थी, इसीलिए अंजलि को समझ में नहीं आ रहा था। कल सुबह एग्जाम है और मेरे दिमाग के अंदर इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी घुस नहीं रहा है, क्या करूं, कैसे करूं? इस तरह कह के अंजलि सोचने लगती है। फिर अचानक से अंजलि के दिमाग में एक तरकीब आती है। पढ़ तो नहीं सकती मैं, पर मेरे दिमाग में एक तरकीब है, मैं एग्जाम हॉल में जाऊंगी, वहाँ पे जो होना वही होगा। इस तरह वो उस रात बिना पढ़े हुए आराम से सो जाती है। अगले दिन अंजलि का एग्जाम, वो भगवान के सामने माथा टेकती है, एग्जाम के लिए निकल जाती है। फिर एग्जाम हॉल में वो एक बड़ा सा बैंडेज बांध के वहाँ पे चुपचाप आती है। वहाँ सासू माँ इन्विजिलेटर के तौर पे आई थी। ये देखकर वो आश्चर्य हो जाती है। फिर बाद में वो अपने आप को शांत करती है। मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, नहीं तो सासू माँ मुझ पे शक करेंगी, रात भर की परिकल्पना सब बेकार हो जाएगी। ये सोचकर बहुत ही सावधानी पूर्वक वो बैंडेज के अंदर अपना फोन रख लेती है। बाद में उसे बाहर निकालती है लोगों के नजरों से बच के और पूरा एग्जाम लिख लेती है। 2 दिन निकल जाते हैं, पर आखिरी एग्जाम के वक्त अंजलि की दोस्त माधवी बार बार उसे फोन कर रही थी उसी नंबर पे। अंजलि बहुत परेशान होती है और परेशानी की हालत में वो भूल जाती है कि वो एग्जामिनेशन हॉल में है और गुस्से से फोन उठा के कहती है, तुम्हें अकल नहीं है क्या? फोन काट रही हूँ फिर भी बार बार फोन कर रही हो, फोन रखो। ऐसा कह के गुस्से से वो फोन काट देती है। फिर देखती है कि सासू माँ उसे गुस्से से देख रही है। एग्जाम सेंटर से वो अंजलि को बाहर निकाल देती है। अब कुछ करने को नहीं था, इसीलिए दुखी होकर अंजलि एग्जामिनेशन हॉल से घर लौट आती है। बेटी को स्कूल में दाखिला कराने के लिए अंजलि ने बहुत पापड़ बेले, फिर भी वो डिग्री का एग्जाम कैसे भी पास नहीं कर पाई। अंजलि की तो चीटिंग पकड़ी गई, पर क्या आप कभी चीटिंग करते वक्त पकड़ा है? अगर ऐसा हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।